तो आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। आप सभी सेकेंड ईयर के पता है कि मैं आपको चारों सब्जेक्ट का जो है थ्योरी करा चुका हूँ इस सप्ताह के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव्स, वन लाइनर्स क्वेश्चन जो आपके दिमाग को खोलेगा और आगे नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा। देखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लेना है तो आपको ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरिकल तो ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो बातें होती है वो ऑब्जेक्टिव से ही पता चलता है। छोटे छोटे नॉलेज जो आगे आपके इन फ्यूचर में या जॉब में या फिर एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम देंगे। चलिए करते हैं शुरू। सभी सब्जेक्ट से है, सेकेंड ईयर के चारों सब्जेक्ट से मिला हुआ क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। कहता है नॉर्मल सीरम पोटेशियम, पोटेशियम को के से सूचित करते हैं। नॉर्मल ब्लड में इसका लेवल कितना होता है? तो नॉर्मल पोटेशियम का लेवल 3.5 से लेकर 5 MEQ पर लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिट MEQ पर लीटर होता है, 3.5 से 5। ठीक है। हाइपरनेट्रेमिया में मुख्य लक्षण क्या होता है? यानी अगर बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए, हाइपर मतलब क्या होता है? अधिक, और नेट्रेमिया यह Na को सूचित करता है, सोडियम को। तो हाइपरनेट्रेमिया सोडियम के लक्षण को बढ़ता है। तो इसमें सोडियम बढ़े हुए में क्या होता है? प्यास लगता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वह झिल्ली जो होता है अंदर की वह जो है ड्राई हो जाता है, प्यास काफ़ी ज़्यादा लगता है, गला सूखता है। ठीक है। आगे है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में pH मान और बाइकार्बोनेट कैसा जो है होगा, कितना होगा? तो जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, यानी आपके बॉडी में रक्त में आपका pH मान अम्लीयता बढ़ता है, तो अम्ल बढ़ने का मतलब है कि pH मान कमता है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट HCO3 भी कमता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है शौक में। अब ये कहेंगे कि ये क्या होता है? तो देखिए, ये जो है यह मेटाबॉलिक बॉडी में अम्ल और क्षार के संतुलन को बताता है। इसके लिए ABG का टेस्ट किया जाता है, आर्टेरियल ब्लड गैस का टेस्ट किया जाता है, और इसी टेस्ट से पता चलता है बॉडी में कितना अम्ल है, कितना क्षार है, संतुलन इसका क्या है। ठीक है। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, शौक में सबसे पहला अंग जो प्रभावित हो सकता है वह कौन सा है? तो जैसे शौक लगे मरीज को, तो किसी भी शौक में पहला अंग जो प्रभावित होगा वह किडनी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर से लिक्विड निकल जाता है, तो किडनी ही सबसे पहले प्रभावित होगा। आगे है MI का प्राथमिक लक्षण क्या है? हार्ट अटैक का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो प्राथमिक लक्षण जैसे ही किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उसके सीने में दर्द शुरू हो जाते हैं, चेस्ट पेन। आगे हैं अस्थमा अटैक में सबसे उपयोगी दवाई कौन सा है? तो अस्थमेटिक अटैक में सबसे उपयोगी दवाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दवाई होता है। शॉर्ट एक्टिंग, कम समय के काम करता है, जल्दी काम करता है। आगे है COPD में सबसे प्रमुख समस्या कौन सा है? ठीक है ना, COPD बीमारियों का समूह है। तो इसमें सबसे प्रमुख समस्या एयरवे फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जो वायु मार्ग है उसमें अवरुद्ध होता है। ठीक है। आगे है पेप्टिक अल्सर रोग में सबसे अधिक राहत किस दवा से मिलती है? तो पेप्टिक अल्सर के मतलब होता है पेट के अंदरूनी हिस्से में छाला होना है। तो इसमें सबसे अच्छा दवा प्रोटोन पंप इन्हिबिटर होता है, जिसे PPI बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोन पंप इन्हिबिटर, जैसे रेनिटाइडिन एक दवा है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आगे है एपेंडिसाइटिस का एक प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? एपेंडाइसिस क्या होता है? तो अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को एपेंडाइटिस कहा जाता है। जब अपेंडिक्स में समस्या हो जाता है तो एपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो इसका प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? तो नाभि के चारों ओर दर्द होने लगता है, पेरी अम्बिलिकल पेन होता है। ठीक है। पेरिटोनाइटिस में किस प्रकार प्यास बढ़ जाता है? थर्स्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन। पेरिटोनाइटिस होता है तो डिहाइड्रेशन होने से प्यास जो है बढ़ जाता है। ठीक है। आगे है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे DVT कहते हैं, इसका जोखिम कारक क्या है? तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होता यह है कि जो वेन होता है उसमें थ्रोम्बस बन जाता है, यानी थ्रोम्बस मतलब किसी भी चीज़ का क्लॉट जमा हो जाता है जिसके कारण वेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो यही DVT होता है। इसका जोखिम कारक इमोबिलाइज या सर्जरी होता है। ठीक है।
जोखिम कारक में इमोबिलाइज या सर्जरी कराना पड़ सकता है। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो हेपेरिन जो होता है ये ब्लड को पतला करता है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट करने लगे हेपेरिन तो इसके काटने के लिए जो एंटीडोट देते हैं कौन सा होता है? प्रोटेमाइन सल्फेट। प्रोटेमाइन सल्फेट जो होता है हेपेरिन का एंटीडोट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है डायबिटीज मेलिटस में HbA1c मान किस अवधि की मधुमेह नियंत्रण को दर्शाता है? तो HbA1c जो होता है पिछले 2 से 3 महीने के जो अवधि होता है उसका जांच हर एक 2 से 3 महीने में HbA1c कराना चाहिए। यह आपको पता करता है, यह मधुमेह के जो कंट्रोल है कितना है उसका पता करता है, बॉडी में रेशियो बताता है, ठीक है। यह लगभग 6% तक, ऐसे इसका 5.6% तक इसका जो है नॉर्मल रेंज माना जाता है। DKA डायबिटिक केटोएसिडोसिस में कौन सी विशेषता होती है? कीटोन बॉडीज इन ब्लड या यूरिन। कीटोन बॉडीज जो होता है वह ब्लड या यूरिन में आने लगता है तो उसे डायबिटिक केटोएसिडोसिस बोलते हैं। हाइपरटेंशन में मौन हत्यारा कहा जाता है। हाइपरटेंशन में मौन हत्यारा कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में लक्षण नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन को मौन हत्यारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में इसको कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता है। आगे है स्ट्रोक में सबसे समान जो प्रकार होता है वो कौन होता है? तो स्ट्रोक जो होता है मैं बता दूं, स्ट्रोक को हम लोग CVA भी बोलते हैं। CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो टिश्यू है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो ब्रेन को कम मिलता है, ठीक है, स्ट्रोक में। अब आगे है कि इस्कीमिया स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में सबसे समान प्रकार इस्कीमिया स्ट्रोक होता है, जो अभी मैंने बताया। इस्कीमिया होता है ब्लड फ्लो के कम को, ब्लड जो फ्लो होता है ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उसे इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। आगे है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बाद किस पक्ष में पक्षाघात हो सकता है? तो कंट्रालेटरल, विपरीत पक्ष। यानी अगर आपको ब्रेन के लेफ़्ट साइड अगर CVA हुआ है, स्ट्रोक हुआ है लेफ़्ट साइड, तो आपके राइट साइड में जो है बॉडी के पक्षाघात हो सकता है। यानी हमेशा ये विपरीत होता है, समझ गए ना, कंट्रालेटरल। आगे है एल्जाइमर रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो एल्जाइमर रोग का प्रमुख लक्षण मेमोरी लॉस होता है, जो एज बढ़ने के साथ भी एल्जाइमर रोग होता है। आगे है स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रमुख स्किज़ोफ्रेनिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? यह एक गंभीर मानसिक रोग है, याद रखिएगा, गंभीर मानसिक रोग है। तो इसका प्रमुख लक्षण जो होता है हैलुसिनेशन या डेलूजन, भ्रांतियाँ और भ्रम, याद रखिएगा। आगे है जिसमें व्यक्ति को फॉल्स परसेप्शन होने लगता है, डेलूजन में ही ना होता है फॉल्स परसेप्शन, तो वहाँ भी स्किज़ोफ्रेनिया में भी फॉल्स परसेप्शन होने लगता है। डिप्रेशन में मुख्य लक्षण क्या है? डिप्रेशन का मुख्य लक्षण होता है परसिस्टेंट सैडनेस, यानी लगातार व्यक्ति उदास दुखी होता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में रुचि कमने लगता है व्यक्ति को। बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का जो है अवस्था होता है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया और डिप्रेशन दोनों अवस्था होता है व्यक्ति में। OCD में रोगी किस समस्या से ग्रस्त होता है? तो OCD भी एक मानसिक रोग है लेकिन ये न्यूरोटिक प्रकार का है, ठीक है, ये न्यूरोटिक प्रकार का मानसिक रोग है। तो ये जो होता है इसमें व्यक्ति का ऑब्सेशन यानी अनियंत्रित विचार और कंपल्सन मतलब बाध्य होना, बार बार किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य होना ही OCD का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, समझ गए। पैनिक अटैक की विशेषता क्या होती है? तो सडन इंटेंस फियर विथ एस्टोमेटिक सिम्टम्स, यानी पैनिक अटैक में का विशेषता होता है कि अचानक से व्यक्ति को जो है किसी चीज़ से जो है भयभीत होने लगता है, उसमें एक ऐसा लक्षण दिखता है जो नॉर्मल से अलग होता है और ये अचानक होता है। पैनिक अटैक मतलब अचानक से होने वाला अटैक होता है व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। एल्जाइमर रोग में मस्तिष्क किस भाग का ह्रास विशेष रूप से होता है? तो एल्जाइमर रोग में व्यक्ति के ब्रेन का हिप्पोकैमस भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, हिप्पोकैमस, ठीक है। थेरेपेटिक मेलू किस सिद्धांत है? तो थेरेपेटिक मेलू उपचारात्मक जो पर्यावरण होता है, मेलू पर्यावरणीय जो चिकित्सा है, तो स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट इन साइकेट्री केयर,
मेलुथेरेपी का मतलब होता है कि मरीज को ऐसे वातावरण प्रोवाइड करना जो व्यक्ति को वातावरण में समस्या होता हो, उस वातावरण में ही उसे रह कर उसे जो है ठीक किया जाता है। ये वातावरणीय चिकित्सा होता है। चाइल्ड हेल्थ में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की अवधि कितनी होती है? सबको पता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड जिसे एकनिष्ठ स्तनपान कहते हैं, केवल और केवल स्तनपान या 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल स्तनपान दिया जाता है। आगे है डीटीपी वैक्सीन किस रोगों से सुरक्षा देता है? तो डीटीपी मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, 3 रोग से ये जो है, पर्टूसिस को हम लोग काली खांसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। मिजल्स में किस स्थान पर कॉपलिक स्पॉट दिखाई देता है? तो ओरल म्यूकोसा, जो मुंह का जो म्यूकोसा होता है, कहा जाए तो ओठ के चारों साइड आसपास जो है आपको कॉपलिक स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है ना, मिजल्स में। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी डिफिशियंसी से रिकेट्स रोग होता है जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है। आगे है नियोनेंटल जॉन्डिस सामान्यतः किस दिन प्रकट होती है? तो जन्म के 2 से 3 दिन बाद। कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसमें जॉन्डिस होता ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद जो उसका लीवर होता है वह परिपक्व नहीं होता है। तो जब परिपक्व होता है 2-4 दिनों का समय लगता है, जब लीवर धीरे धीरे परिपक्व होना शुरू होता है तो ये जो नियोनेंटल जॉन्डिस होता है जो जन्म के बाद होता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है ना। कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज में ब्लू बेबी क्यों दिखता है? तो कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज यानी जन्मजात हृदय रोग में ब्लू बेबी इसीलिए दिखता है क्योंकि बच्चे को हार्ट डिजीज है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए बॉडी उसका ब्लू दिखता है। ये साइनोटिक शंट होता है जहाँ पे शरीर जो है नीला पड़ता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। आगे है ओरल थरस किस जीव के कारण होता है? तो ओरल थरस कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है, पता होना चाहिए। आगे है नियोनेंटल सेप्सिस में प्रारंभिक लक्षण क्या हो सकते हैं? तो नियोनेंटल सेप्सिस यानी बच्चे में जो गंभीर जो संक्रमण होता है उसका प्रारंभिक लक्षण पुअर फीडिंग और लेथार्जी हो सकता है, समझ गए। आगे है ग्रोथ मॉनिटरिंग में उपयोग होने वाले WHO ग्रोथ चार्ट कौन से होते हैं? तो ये होते हैं अपगार स्कोर, ठीक है ना। जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में WHO ग्रोथ चार्ट कौन से होते हैं, सॉरी WHO ग्रोथ चार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट, ये जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में WHO का ग्रोथ चार्ट है। वेट फॉर एज, ठीक है, वेट फॉर हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट, याद रखिएगा। BCG वैक्सीन आमतौर पर कब दी जाती है? तो जन्म के समय ही पड़ता है आमतौर पर। कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे अधिक उड़नशील एयरबॉर्न कौन सा डिजीज है? तो ट्यूबरकुलोसिस या एयरबॉर्नी डिजीज सबसे अधिक है। संक्रमण का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो HIV संक्रमण का प्रमुख लक्षण आपका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा और इन्फेक्शन आपके बॉडी में अलग अलग होने लगता है। आगे है मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, याद रखना है। डेंगू फीवर में कौन सा लक्षण समान है? तो फीवर हाई, ब्लीडिंग भी हो सकता है और माइलेजिया भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का रोग है? तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल, यह जो है आपका लीवर का रोग है, ठीक है, याद रखिएगा। रेबीज संक्रमण आमतौर पर किस माध्यम से फैलता है? तो रेबीज जो है एनिमल बाइट से, स्पेशली डॉग से ये जो है फैलता है। आगे है पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो पोलियो वैक्सीन जो है ओरल OPV और इंजेक्टेबल IPV, समझ गए। मिजल्स रम्स रूबेला वैक्सीन क्या कहलाता है? तो यह मम्स मिजल्स रूबेला MMR का वैक्सीन होता है। स्किन डिजीज में सबसे आम फ्लोरा कौन सी होती है? तो स्किन रोग में सबसे आम जो फ्लोरा होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, यह जीवाणु का नाम है, ठीक है। आगे है कैटरैक्ट में मुख्य दोष क्या है? तो कैटरैक्ट में मुख्य दोष होता है लेंस का ऑपिसिटी होना, लेंस का धुंधला होना, यह मुख्य लक्षण होता है मोतियाबिंद का, ठीक है। आगे है ग्लूकोमा में क्या समस्या होती है? ग्लूकोमा में समस्या ये होता है कि जो ICP लेवल होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यह इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है
ओटाइटिस मीडिया में प्रमुख लक्षण कौन सा है? यह मध्य कान का संक्रमण है। तो मध्य कान के संक्रमण में प्रमुख लक्षण कान में दर्द होना, हियरिंग का लॉस होना, सुनाई जो है ख़त्म होना। आगे है बर्न में सबसे पहला प्राथमिक देखभाल क्या होता है? तो बर्न में पहला प्राथमिक देखभाल कूल द बर्न विथ रनिंग वाटर। प्राइमरी बर्न का प्राइमरी फर्स्ट एड यही होता है कि जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालना, ठीक है ना। आगे है सीपीआर में एयरवे को कैसे खोला जाता है? तो हेड टाइट एंड चिन लिफ्ट, हेड को टाइट करके और चिन को लिफ्ट करके, ठीक है। आगे है लास्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी नर्सिंग में शॉक का पहला कदम क्या हो सकता है? तो जो शॉक लगता है उसमें पहला कदम इमरजेंसी में ही होता है कि आप मरीज के एयरवे को एस्टेब्लिश करें, ब्रीदिंग को एस्टेब्लिश करें, सर्कुलेशन को कन्फर्मेशन करें। एबीसी पैटर्न को अपनाना चाहिए नर्सिंग इमरजेंसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करा दिया। जो भी माय डियर है आप लोग पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन सारे क्वेश्चन था जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सारा जो है आपको nursingyan.com पर सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाएंगे। जी हाँ, nursingyan.com पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।